हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का प्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन इंग्लिश प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री टीचर, आपका स्वागत करता हूं एक नए सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम हर एक चैप्टर के जो हमारे एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट आंसर और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको लेके चल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो चैप्टर 3 है केमिकल कॉन्टेक्सुअल केमिस्ट्री के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। बाकी इसके आने वाले लेक्चर्स में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कशन उनका करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर से। तो हम देखते हैं सबसे पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द, मीन्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका? चेंज इन कंसंट्रेशन है क्या रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर चेंज इन टेम्परेचर है, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन टाइम। आखिर है क्या रेट ऑफ अ रिएक्शन? तो आपको पता होगा जब भी कोई रिएक्शन हो रही है या फिर कोई भी रिएक्शन होती है, किसी भी टाइम में कोई भी रिएक्शन होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आते ही हैं, चाहे किसी भी टाइप की वो रिएक्शन हमारी क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे तो कोई भी रिएक्शन की बात अगर हम कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं एक रिएक्शन है जिसमें ए और जो बी है कंबाइन होके क्या बना रहा है आपका C+B। ठीक है, अब ये रिएक्शन तभी हो पाएगी, तो इस रिएक्शन जैसे जैसे ये रिएक्शन आपकी हो रही है, जैसे जैसे ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, आगे फर्दर प्रोसीड होगी, क्या होगा, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होती रहेगी। मान लो कोई भी रिएक्शन कब होगी, एग्जांपल से समझते हैं। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो इसको मैंने ए को लिया 10 मोल और बी को लिया मैंने कितना 10 मोल। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो वही सी और डी हमारा प्रोडक्ट है, तो ये तो 0 होगी। अब धीरे धीरे रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्ट है वो, सॉरी, हमारा जो रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारा प्रोडक्ट में। धीरे धीरे रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे इनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब अगर ये कम हो गई, आ गया 9 मोल पे, ये भी 9 मोल पे आ गया, तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 1 मोल, 1 मोल बन गया। ठीक है, अब धीरे धीरे कम होकर ये 5 मोल पर आ गया और ये भी 5 मोल पर आ गया। ठीक है, इसका भी कितना बनेगा, 5 मोल बनेगा और 5 मोल बनेंगे। अब जब लास्ट कंडीशन वो आएगी जब हमारी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो रहा है मतलब क्या है भाई, जो पूरा आपका रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बना चुका है, तो मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, 0 मोल हो गए, और ये आपका कितना हो जाएगा, 10 मोल 10 मोल। ये कितने हो जाएंगे आपके, 10 मोल हमारा हो जाएगा। अब ये सारा का सारा जो कंसंट्रेशन चेंज है वो किसके साथ हो रहा है भाई, टाइम के साथ ही हो रहा है ना। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती टाइम आपका 0 था, मान लो यहाँ पर टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड, यहाँ पर टाइम हो गया आपका 15 सेकेंड, यहाँ पर टाइम हो गया आपका 20 सेकेंड। तो ये हमारा टाइम के साथ देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट। मतलब आपका टाइम के अकॉर्डिंग इनकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला भी हमारा यही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में क्या आ जाएगा आपका टाइम इंटरवल, मतलब कितने टाइम इंटरवल में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। कभी ये जो कंसंट्रेशन चेंज है ये कैसे हो रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन ये है वो क्या है आपका, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा आपका टाइम इंटरवल। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में आपका टाइम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेसिकली किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है हमारा कंसंट्रेशन
को चेंज को हमारा शो कर रहा था। हमारा कौन सा आंसर सही होगा? हमारा आंसर ए आंसर हमारा सही होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। क्लियर है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, किसी भी जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? आपकी इंक्रीज होती है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या है देखते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिपेंड्स अपॉन, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, हमें ये जानना है। तो चलो देखते हैं हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो उनको देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लेंगे, समझिएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा लेंगे तो जो रिएक्शन भी हमारी ज़्यादा स्पीड से होगी, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट भी हमारा ज़्यादा बनेगा। मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी ज़्यादा होगा। रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं, कंसंट्रेशन अगर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। दूसरा है हमारा टेम्परेचर। जो रिएक्शन टेम्परेचर है वो कैसे डिपेंड करता, देखिए, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी रिएक्शन का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उनमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे? जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जल्दी जल्दी एक दूसरे से वो कोलाइड करेंगे और जल्दी रिएक्ट करेंगे। जितने जल्दी वो रिएक्ट करेंगे उतना जल्दी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। जितना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो सिंपल हमारा कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा इंक्रीज़ होता है। इसमें भी एक केस है, इसमें केस ये है कि ये केवल किसके लिए है भाई? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। कौन सी रिएक्शन के लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। भाई एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं? जिनका डेल्टा एच कैसा रहता है आपका? पॉजिटिव, मतलब एनर्जी या फिर जो हीट है वो एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन अब हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करते हैं। कौन सी रिएक्शन के लिए बात करें? हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात करते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है आपका जो हीट है वो रिलीज होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब इनका डेल्टा एच नेगेटिव रहता है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए वैसे उनके पास टेम्परेचर मतलब हीट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो रिलीज कर रहे हैं। और हम उस केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं कि तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? वो डिक्रीज हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है हमारा? सरफेस एरिया। अगर रिएक्टिंग स्पीड का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा सरफेस एरिया में अगर ऐसा रहेगा तो रिएक्टिंग जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे। अगर सरफेस एरिया कम है, जैसे अगर ये हम बात करें इतने सरफेस एरिया में, तो देखो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल बहुत आपस में अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे ही हमने सरफेस एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है वो अच्छे से रिएक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिव साइट है वो एक्टिव रहेगी। तो हमारा यही है कि भाई सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी हमारा क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा कि अभी हमें सारे फैक्टर समझ चुके हैं। एक फैक्टर आपका और कौन सा है? देखो थर्ड फैक्टर हो गया ये। फोर्थ फैक्टर होता है आपका कैटलिस्ट। फोर्थ फैक्टर क्या होता है आपका? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस क्या रहती है? बेसिकली ये रेट ऑफ रिएक्शन को या तो देखो इंक्रीज भी कर देते हैं या डिक्रीज भी कर देते हैं। ये डिपेंड करता है आपका नेचर पे कि भाई आपका जो कैटलिस्ट है वो उसका नेचर क्या। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर है? इसके बाद कैटलिस्ट के बाद भी हमारे बहुत सारे फैक्टर, जैसे प्रेशर हो गया, गैसियस रिएक्शन के लिए प्रेशर की बात आ गई।
अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या किस किस पर डिपेंड करता है। देखो एक्टिव मास का मतलब ही होता है, एक्टिव मास मतलब उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्टिव मास मतलब क्या है, कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर सेकंड ऑप्शन भाई, इस पे भी डिपेंड करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर है। रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। सरफेस एरिया इस पर भी डिपेंड करती है आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दी अब, मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। आपका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो इन चारों के चारों फैक्टर को वो डिपेंड करती है, क्लियर है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट हमें दिया हुआ है कि इक्वल्स टू ए और बी। इसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग, आपका कौन सा लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, रेट इक्वेशन क्या है, रेट लॉ पे अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन का जो रेट है वो क्या है, रेट इक्वल्स टू जिसमें रिएक्टेंट है ए की पावर ए है और बी की पावर क्या है बेटा, बी है ना। तो रेट लॉ में जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका जो सम होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपका ए प्लस बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपका ए प्लस बी होगा। तो इसी केस में हम ये बात करते हैं, हमें रेट दिया हुआ है, रेट हमें किसका दिया हुआ है, के, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। भाई हमें बस पावर को ऐड करना, पावर को ऐड करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा, तो इसकी पावर 1 है, बी की पावर भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसका कितना होगा 2। तो हमारा तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा हमारा 2। क्लियर हुआ। तो इस रिएक्शन के लिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या 2। तो मतलब रेट लॉ में कोई सा भी रेट लॉ आपका दिया हुआ है जिसमें रेट में जो भी आपका रेट एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी पावर हमने यूज़ की बस हमें उन्हें सिंपली ऐड करना, वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेशन वाली चीज़ है। इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। दूसरा ये आपका देखो ज़ीरो भी हो सकता है बेटा, ये नेगेटिव भी आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है आपका, है ना, ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और भी इसके होते हैं। वो हम आप ये इनका डिस्कशन हम करेंगे हमारे जब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पर अब हम देखते हैं, ठीक है, आपका ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितना होगा 2 होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा आपका 2 होगा। क्लियर है, आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा आपका 2 होगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है किस पर डिपेंड करता। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई रेट कांस्टेंट, एक्चुअल में रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो जब भी हम रेट लॉ रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा था, इसमें हमारा रेट के आता, ठीक है, सॉरी के आता हमारा, ये क्या है जो के है, रेट लॉ लॉ ऑफ मास एक्शन के कारण हम क्या कहते हैं, आपका लॉ ऑफ मास एक्शन पता होगा, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, और इनमें इनकी जो पावर रहती है वो इनटू कोफिशिएंट को स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि रेट लॉ में ये पावर आपकी सेम हो भी सकती नहीं, तो जब ये प्रोपोर्शनल टू हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, दैट इज के। क्या कांस्टेंट यूज़ करते हैं, के कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है आपका ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो यहाँ पर ये जो के है ये बेसिकली इस के को ही कहा जाता है रेट कांस्टेंट। के को क्या कहा जाता है, यही के हमारा क्या होगा, इसको कहा जाता है आपका रेट कांस्टेंट। और इसको एक टर्म और है, इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो इसके खास बात ये है कि ये केवल किसी पर भी डिपेंड ना करते, ये केवल एक चीज़ पर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर।
टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो के की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और के की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब जो स्पीड है या फिर जो रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगी हमारी ज़्यादा होगी। सिंपल से हमारा ये है, जो क्रिएट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ किसी फैक्टर डिपेंड ना करके किस पर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पे। तो भाई ये कांस्टेंट ना तो ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ना ही ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड किस पे करेगा, आपका टेम्परेचर पे, टाइम पे भी ये डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन आंसर का करेक्ट आंसर होगा भाई टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो रेट कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, हमेशा याद रखिए इस बात को। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हम अभी तक ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो कि केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। ये कौन सी रिएक्शन है जो कि जो हमारे रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो देखते हैं ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो डिपेंड नहीं करेगी। हमें पता, अभी हमने क्या देखा था कि जो रेट है वो किसके इक्वल होता है, रेट इक्वल होता है आपका के, मतलब रिएक्शन कांस्टेंट, और यहाँ पर जो भी रिएक्टेंट है मान लो उसकी कंसंट्रेशन भी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर किसी जो इसकी जो पावर है, हमारा जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है इसकी पावर अगर मैं 0 ले लूँ, रेट किसके इक्वल होगा, के ए की पावर 0। ए की पावर 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, जो पावर का सम ही होता है हमारा ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है 0। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो इसकी वैल्यू तो वही 1, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, के के इक्वल। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वाला कोई भी टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो कर ही नहीं। अब ये खांसी रिएक्शन है जिनमें ऑर्डर कितना है 0, तो हमारे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन में आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम देखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। सेम है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में भी यही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, कि ए की पावर 2 होगा। तो यहाँ पर तो कंसंट्रेशन की पावर है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ना, केवल किस केस में डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में ये डिपेंड नहीं कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। भाई रेट कांस्टेंट की बात हमने कर ली, रेट कांस्टेंट क्या होता है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। तो सबसे मेन पॉइंट जो बात है हमारी यूनिट के लिए, किसी भी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो किस पर डिपेंड करती है, वो फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसका एक जनरल फार्मूला होता है के की रिएक्शन कांस्टेंट यूनिट का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका मोल की पावर, जब अपन किस में ले रहे हैं, मोल पर लीटर में, तो मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर n-1, और सेकंड इनवर्स क्या है, सेकंड इनवर्स है। यहाँ पर n क्या है, n यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अगर मैं बात करूँ 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए n कितना होगा, 0 होगा। n अगर 0 होगा तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या निकलेगी, देखते हैं यूनिट क्या होगी, कि मोल की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0, लीटर आपका 0-1, और आपका सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल है ना, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसके लिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी के इक्वल्स टू मोल, यहाँ पर आ जाएगा 1 है तो मतलब 1-1, लीटर का भी हो जाएगा 1-1 और सेकेंड इनवर्स।
तो ये हो जाएगा 0, इसकी पावर भी 0, तो ओनली कौन सा टर्म बचेगा हमारा, सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, वो क्या होगी, यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की पर सेकंड। पर सेकंड का मतलब क्या होता है आपका, सेकंड इनवर्स। मोल सेकंड पर लीटर क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर लीटर आपका पर लीटर है, तो ये तो होगा ही नहीं किसी भी रिएक्शंस के लिए। लीटर मोल पर सेकंड है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि लीटर आपका इन्वर्स में आता है, मोल हमेशा होता है। और मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स ये भी हमारा नहीं हो सकता। क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा हमारा, पर सेकंड। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगी, इसकी यूनिट होगी पर सेकंड, जो कि हमने इस फॉर्मूले से डिराइव करी। अगर हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे तो इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट रहेगी वो भी मोल, यहाँ पर 1 - 2 लीटर 2 - 1 और सेकंड इनवर्स। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स, लीटर आपका पॉजिटिव पावर रहेगा और आपका सेकंड इनवर्स। तो ये यूनिट है रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर है। तो हम इसमें समझ चुके हैं कि भाई के की जो यूनिट है हमें कैसे निकालना। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है प्रीवियसली आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो स्लोएस्ट स्टेप है वो क्या कहलाता है। ठीक है। तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो रिएक्शंस है आपकी दो टाइप्स की होती है। कोई सी भी रिएक्शंस की बात कर लें, दो टाइप्स की रिएक्शन होती हैं। एक होती है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है भाई, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। दूसरी होती है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरी रिएक्शन क्या होती है आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, ऐसी रिएक्शन है जो कि आपकी सिंगल स्टेप में होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है आपकी, सिंगल स्टेप में होने वाली रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये क्या होती है आपकी मल्टीपल स्टेप्स में होती है। कैसी होती है, मल्टीपल स्टेप्स, मतलब एक से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो जब भी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो ये कैसी रिएक्शन है, मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई स्टेप जो है वो आपका फास्ट रहेगा, कोई स्टेप आपका स्लो रहेगा। है, कोई स्टेप आपका फास्ट मतलब जल्दी होगा, कोई स्टेप आपका स्लो होगा। स्लो कब होगा, जब हमारे रिएक्टिंग स्पीसीज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस केस में जो स्लोएस्ट स्टेप होता है आपका, स्लोएस्ट स्टेप जो होता है आपका, उसी को ही कहते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहते हैं आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो आपका स्लो स्टेप ही डिटरमाइन करेगा। सेम ऐसे जैसे आप रिले रेस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो जो रिले रेस में जो सबसे धीमा दौड़ने वाला जो आपका पर्सन है वही डिपेंड करेगा कि रेस कब फिनिश होगी। क्लियर है। जब तक वो आएगा नहीं आपका रिले रेस कंप्लीट नहीं हुई, मतलब जो सबसे स्लोएस्ट पर्सन होगा आपका, वो उसी पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी जो रेस है वो कब कंप्लीट होगी। सेम ऐसा ही है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो भी स्लो स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करते हुए इस रिएक्शन की जो रेट है वो कितनी होगी। इसलिए हम जो स्लो स्टेप होता है हमारा रिएक्शन का, उससे ही कहते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो देखो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप ज़रूरी नहीं है कि ये हो, सेकेंड हमारा लास्ट स्टेप आपका स्लो स्टेप हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही होता है। तो इस ऑप्शन से ये जो क्वेश्चन है इसका कौन सा हमारा आंसर सही होगा, हमारा आंसर सी सही होगा। दैट इज आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 8, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ की। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ की क्या ट्रू है देखते हैं। हाफ ऑफ रिएक्टिंग कंसंट्रेशन, हाफ ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या फिर डबल ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्लियर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा टर्म हाफ लाइफ है वो एक्चुअल में है क्या। हाफ लाइफ टर्म को समझते हैं सबसे पहले। तो हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ का मतलब क्या होगा आपका आधा। हाफ लाइफ मतलब क्या होगा, आधा। मान लो कोई रिएक्शन है जिससे ए से क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट बन रहा है, और अभी हमने डिस्कशन किया था कि जब भी कोई रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है
तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो भाई एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो यहाँ पर ये आपका 10 था, ये कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ये 10 है, ये 0। अब ये धीरे धीरे कम होगा, ये 9 होगा, ये 1 होगा, ये 8 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा। क्लियर है। अब एक टाइम पर ऐसा आएगा, ये 5 होगा और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। मतलब जो ये आपका टाइम है, मान लो ये टाइम हमने लिया 10 सेकेंड पे, कि 10 सेकेंड में क्या हुआ, जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। इसी का हाफ है ना ये 5, 10 का हाफ 5। तो मतलब आपका एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम जहाँ पर जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की क्या हो जाए, हाफ हो जाए। मतलब आधा जो रिएक्टेंट है हमारा, आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो उस टाइम को कहते हैं हम हाफ लाइफ। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, हाफ लाइफ। अब कितने कितने टाइम पर इसका ये आधा हो रहा है इसकी कंसंट्रेशन का, 10 सेकेंड पे, तो इस रिएक्शन का टी हाफ कितना होगा, 10 सेकेंड। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, हाफ लाइफ। तो इस रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है, 10 सेकेंड। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या होता है आपका, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में आपका के क्या है आपका, रेट कांस्टेंट। तो इस हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम देखते हैं आपका कोई भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है। और ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है आपका शॉर्ट आंसर में, तो जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे इनका। ठीक है। तो अभी हम अगर ऑप्शन देखें तो देखो, पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा क्योंकि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इसमें दिया है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दिया है। अब थर्ड ऑप्शन आपका होगा करेक्ट। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा है कि डज नॉट डिपेंड ऑन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्लियर है। और फोर्थ पॉइंट भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये डबल ऑफ रेट कांस्टेंट है, जो टी हाफ है क्या रेट कांस्टेंट का डबल है, नहीं है ये आपका। तो फोर्थ पॉइंट भी हमारा इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल्स टू रिएक्ट। अब कोई भी रिएक्शन जब होती है तो मॉलिक्यूल के पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए। क्लियर। अगर हम देखें, अगर हमें भी कोई वर्क करना है तो जितना वर्क हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए। अगर हमें दौड़ने के लिए एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, अगर आपको चलना है या फिर कहीं लॉन्ग वॉक पे जाना है आपको, तो उसके लिए भी आपके पास एनर्जी होनी चाहिए। तो सेम ऐसे ही रिएक्शन के लिए होता है कि रिएक्शन होने के लिए भी मॉलिक्यूल के पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो रिएक्ट कर पाए। ठीक है। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। तो मान लो ये आपका एक ग्राफ है, यहाँ पर इसका एनर्जी है और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं उनकी एनर्जी कहाँ पर है। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी का जो लेवल है अभी ये है, ये उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के। और प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्हें इस एनर्जी लेवल को पार करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से जो इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो इस एनर्जी को क्या कह रहा है, इस एनर्जी को कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, एक्टिवेशन एनर्जी। मीन्स आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको होना चाहिए। क्लियर है। एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास अगर होगी तो वो प्रोडक्ट बना सकता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल आपका एनर्जी नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जो हम इन्हें एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो आंसर क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये हमारा आंसर सही होगा। पोटेंशियल एनर्जी सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, वो भी हमारा नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर रहती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये भी हमारा नहीं होगा। न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रही है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई ए से।
पर एक्टिवेशन एनर्जी और जो टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो हमें कौन सी इक्वेशन में मिलता है? एरिनियस इक्वेशन में हमें मिलता है। आर्नियस इक्वेशन जो हमारा है, एरिनियस इक्वेशन, उसमें हमें दिखाई देता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की अगर अपन बात करें, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है आपका? किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, कब मान लो ये आपका रेट कांस्टेंट का रेशियो है, कब है? मान लो टी टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट क्या है? केटी है। अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज कर दे, 10 डिग्री से टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब टी प्लस 10 डिग्री कर दिया। तो जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज कर देते हैं तो जो रेट कांस्टेंट हमें मिलता है वो, और इनिशियली टी टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट था उनका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका किसके इक्वल होगा? के टी प्लस 10 अपॉन के टी। क्लियर है? और इसकी जो वैल्यू है हमेशा एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, इसकी जो वैल्यू है हमेशा 2 और 3 के बीच लाई करती है, मतलब 2 to 3 होती है इसकी वैल्यू। वैसे ये मैक्सिमम रिएक्शंस के लिए देखा जाता है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लगभग डबल हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, मतलब 100% से इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वैल्यू किसके बीच में रहती है? 2 और 3 के बीच में रहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 2 to 3। क्लियर है? हमारा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसके बीच में लाई करता है 2 और 3 के बीच में ये लाई करेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ कोलिजन्स इन पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब भी कोई रिएक्शन होती है, कोलिजन थ्योरी की बात करें, कोलिजन थ्योरी क्या, जब तक मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, जो रिएक्शन है कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होती है उसमें क्या, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं, मतलब उनके बीच क्या होता है? कोलिजन होता। ठीक है? इस कोलिजन से सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करते हैं, फिर आगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये कोलिजन थ्योरी हम डिस्कशन करेंगे इनका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, है ना। तो अगर हम अभी बात करें कि अगर मान लो कोई दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं? कोलाइड कर रहे हैं, है ना। तो जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, एक सेकेंड में जितनी बार कोलिजन हो रहा है आपका, उसे हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसे क्या कहा जाता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको Z से डिनोट किया जाता है। कोलिजन नंबर ये इसका आंसर नहीं होगा। इफेक्टिव कोलिजन अलग होता है। अब इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है वो समझ लो कि भाई आपका कोलिजन तो हो रहा है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में, क्या हो रहा है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में कोलिजन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उतने सारे कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, अगर मान लो कुछ कोलिजन हमारे ऐसे होते हैं जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता, तो भाई ऐसे कोलिजन जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा, मान लो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट की जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम बात करते हैं कि वो एक सेकेंड में उनका जो 100 टाइम्स कोलिजन हुआ, 100 टाइम्स कोलिजन हुआ, तो 100 टाइम कोलिजन्स में कुछ ही कोलिजन्स ऐसे होंगे, मान लो अगर मैं कहूँगा 60 कोलिजन्स ऐसे होंगे जिनसे क्या हो रहा है हमारा, जो कि जिससे केमिकल चेंज आ रहा, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमारे 40 कोलिजन्स ऐसे होंगे, कोलिजन्स कैसे होंगे जिनके कारण किसी भी टाइप का हमारा क्या है, आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन या केमिकल चेंज नहीं होगा। तो भाई ऐसे कोलिजन जिनसे आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, इनको कहते हैं हम इफेक्टिव कोलिजन्स। ऐसे कोलिजन्स क्या होंगे? हमारे इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, जो कि क्या करेंगे? इफेक्टिव कोलिजन से क्या करेंगे? आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन में होता है इफेक्टिव कोलिजन से। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया ये वाला क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड। तो देखो दो टर्म आते हैं आपका, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है और एक क्या आता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है, देखो वो होता क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, एलिमेंट्री स्टेप में अगर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे या फिर जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं, जिनसे क्या आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है, उनको कहते हैं हम मॉलिक्यूलरिटी। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन की अगर अपन बात कर लें जिसमें ए है, बी है और सी है, आपका ये केमिकल रिएक्ट करके क्या हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बना रहा है। तो एलिमेंट्री स्टेप्स में अगर अपन बात करें, एलिमेंट्री स्टेप्स में
एलिमेंट्री स्टेप में अगर हम बात करें तो ये तीनों मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपस में इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने, आपका 1 2 3। तो इसको कहो जी, इसकी मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की कितनी होगी, मॉलिक्युलरिटी इस रिएक्शन की होगी 3। पर ऐसी रिएक्शन इनकी मॉलिक्युलरिटी 3 होती है, उन्हें कहते हैं ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। उन्हें क्या कहते हैं हम, ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, क्या है, ये जो पावर का सम है, रिएक्टेंट्स की पावर का, मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम है, जो कि रेट लॉ में होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और एवरेज रेट क्या है, ये आपका रेट होता है आपका, मतलब कंसंट्रेशन चेंज अपॉन टाइम इंटरवल के इक्वल। ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब हमारा देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज ऑलवेज। क्या जीरो हो सकता है, क्या नेगेटिव फ्रैक्शन या होल नंबर में हो सकता है। तो जीरो की बात करें, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मॉलिक्युलरिटी जीरो अगर है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगी। क्लियर। नेगेटिव का नहीं होगा, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल एब्सेंट ही है तो आपका जीरो हो रहा, तो नेगेटिव में कैसे हो सकता है। थर्ड हम बात करेंगे फ्रैक्शनल में, ये भी नहीं हो सकता। क्या कोई मॉलिक्यूल आधा रिएक्ट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो उसका एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा या फिर रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये हमेशा आपका क्या होता है, होल नंबर होता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी आपकी, ये होल नंबर होगी। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 2 3 आपकी ऐसे हो सकती है। क्लियर है। तो आपका इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है ऑलवेज कैसी रहती है, उसका होल नंबर में हमें वैल्यू दिखाई देती है। तो थैंक यू। आई होप आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके बाद हम और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।